तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग का और शॉर्ट दोनों का पार्ट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के गठन, फंक्शनल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम कह सकते हैं एनजीटी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में से किसी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभाव, कार्यान्वयन व पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अक्टूबर 2010 में अस्तित्व में आया। इसके गठन की अधिसूचना 18 अक्टूबर 2010 को जारी की गई। इस हेतु आवश्यक विधेयक संसद के दोनों सदनों में मई 2010 में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये कानून कब बना था? ये जो इसका गठन एनजीटी का हुआ था 2010 में 18 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, उल्लेखनीय है कि केवल पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अदालतें वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में भी कार्यरत हैं। मतलब कि ये जो आम न्यायालय होते हैं वो देखिए उनमें चलते हैं दीवानी मामले, ठीक है, और फौजदारी वाले। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधित रिलेटेड ये जो कार्रवाई है वो कहाँ होंगी? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड तो उन्हीं कोर्टों में होते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने अभी हाल ही में दिल्ली और आसपास के नगरों में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण को निरस्त करने एवं 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को खंडित स्क्रैप करने का निर्देश दिया, जिसको केंद्रीय सरकार ने आर्थिक कारणों के आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी। ये भी चल रहा था ना कि जितने पुराने वाहन हैं उनको दिल्ली से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो वही वाला, तो इसको चुनौती दी। और यहाँ वर्णनीय है कि भूरेलाल समिति कमेटी ने वर्ष 1999-2000 में दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी। उच्चतम न्यायालय ने कुछ समय पहले 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों जैसे एसयूवी जो गाड़ी होती है, कार या बड़ी गाड़ियों के दिल्ली में पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। इस निर्णय को केंद्र सरकार ने ग्रीन केस लगाने के आश्वासन के बाद में वापस ले लिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत चरण उत्सर्जन मानक, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, ये उत्सर्जन भारत मानक भारत सरकार द्वारा यूरोपियन विनियमों, यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड के आधार पर स्थापित किए गए हैं। ये आंतरिक दहन इंजनों और स्पार्क इग्निशन इंजनों, जिसमें मोटर वाहन सम्मिलित हैं, द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों की मात्रा का विनियमन करते हैं। इसमें मानकों और उनको लागू किए जाने की समय सीमा का निर्धारण पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन के तहत केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन मानकों का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना होता है। वायु प्रदूषणों के संपर्क में आने से श्वसन और हृदय रोग हो जाते हैं। इनको क्रमबद्ध ढंग से लागू करने के लिए हमें बेहतर तकनीक का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें मूल्य में वृद्धि भी होती है। हमारे लिए निम्न तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, WHO के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 शहर भारत में है। समझ रहे हैं आप? 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 शहर भारत में हैं। ठीक है, अब इस ऑटो ईंधन नीति का सुझाव डॉक्टर RA माशेलकर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञता समिति ने दिया, जिसको पूरे भारत में लागू किया जाना था। इसने लो सल्फर डीजल, अनलेडेड पेट्रोल और लो बेंजीन गैसोलीन को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की सिफारिश की थी। इसने CNG जैसे वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिया। फरवरी 2000 से ऑटोमोबाइल ईंधन से सीसा को समाप्त कर दिया गया। हमने भारत स्टैंडर्ड BS 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जैसे उत्सर्जन मानदंड चरणबद्ध ढंग से लागू करने थे, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2016 में घोषणा की कि BS 5 मानकों को लागू करने के बजाय 2020 तक पूरे देश में सीधे BS 6 मानकों को अपनाया जाएगा। अब देखो BS 6 क्या है, मैं बताता हूँ। BS 6 क्या है कि ये उन इंजनों की क्षमता होती है जो अभी में चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा दोस्तों कि जो मोस्टली अभी में जो बाइक, स्कूटी और वो आ रहे हैं, उन पे होता है कि इनके जो इंजन है, उनकी जो बाइक है वो BS 6 मॉडल है। तो BS 6 का मॉडल यही है कि वो पर्यावरण को
दूषित होने से बचाएंगी। ठीक है, वो है BS6। आपने देखा होगा अभी जो हाल ही में 1 आध साल पुरानी या कोई भी बाइक या कोई गाड़ी हो तो उस पर देखना वहाँ पर BS6 लिखा होगा। ठीक है, तो BS6 की तुलना में BS6 मानदंडों के लाभ, ठीक है, इसके लाभ क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए BS6 इसमें उत्सर्जन मानदंड मतलब कि जो इंजन है उसमें उत्सर्जन मानदंड 2020 से लागू किए गए हैं, अथवा इनको 4 वर्ष बाद यानी 2024 में लागू करना था। तो BS6 ईंधन में PM 2.5 की मात्रा 20 से 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर घन तक है, जबकि BS6 ईंधन में यह 120 माइक्रोग्राम प्रति मीटर घन तक। BS6 सल्फर के उत्सर्जन घटौती के काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। BS6 की तुलना में BS6 ईंधन में सल्फर की मात्रा का 5वां भाग है। BS6 में सल्फर की मात्रा 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन है, जबकि BS6 में सल्फर की मात्रा 10 ppm है। ठीक है, तो ईंधन में सल्फर PM पदार्थ के उत्सर्जन में भी योगदान देता है। ईंधन में सल्फर सामग्री की उच्च मात्रा ऑटोमोबाइल इंजन के जंग लगने में तथा घिसावट में वृद्धि करती है। BS6 ईंधन के साथ प्रत्येक 1 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक कार में 80% कम PM और लगभग 70% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये जो BS6 वाले जितने भी इंजन है दोस्तों वो पॉल्यूशन को कम करने में वो होते हैं, कारगर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि BS6 ईंधन में वायु प्रदूषक BS6 ईंधन की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, इसलिए BS6 का मोस्टली अब सारी जो बाइकें हैं वो इस तरह से, बाइकें हो स्कूटर हो वो सब इस तरह से आ रहे हैं। चलिए विधीय नियंत्रण, देखिए अब लीगल कंट्रोल क्या है इनके लिए। देखिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना करना, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, वार्य कानून या 1981 का पालन करना। ये होता है, ये जो होता है वो पॉल्यूशन जैसे कहते हैं ना बाइक का पॉल्यूशन खराब हो खत्म हो गया बन गया, वो ये प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु निजी संस्थानों को बाध्य करना या फिर अन्य उपाय। देखिए स्वैच्छिक सरकारी वनारोपण को प्रोत्साहित करना। अभी देखे होंगे रिसेंटली आपने कि गांव-गांव और शहर में 1-1 लाख पौधे लगवाए गए थे। ठीक है, पिछले साल। उसके बाद जंगलों की कटाई को हतोत्साहित करना, मतलब जंगलों की कटाई को रोकना। औद्योगिक संस्थानों को आवासीय कॉलोनी से दूर बसाना, मतलब कि जो औद्योगिकरण है वो कहाँ होना चाहिए, आवासीय कॉलोनियों से दूर होना चाहिए। कचरे का उपयुक्त विधि से निस्तारण करना चाहिए। जलाऊ लकड़ी के स्थान पर ऊर्जा का अन्य विकल्प ढूंढना, जैसे LPG गैस। ठीक है, उसके बाद उद्योग के आसपास तथा आवासीय स्थलों के निकट हरितिमा पट्टियों का विकास करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जन शिक्षा को जागरूक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्या, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है दोस्तों, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था जिसके जो अभी बहुत ज़्यादा चलन में है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं यहीं समाप्त। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।